आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रस्तावना। इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि संविधान में जो प्रस्तावना सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आत्मा। ठीक है। इसलिए क्यों आत्मा कहा जाता है इसको? इसलिए क्योंकि भारत के संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है? प्रस्तावना से। समझ में आ रहा है? और इसलिए भी इसको बोलते हैं क्योंकि अगर कहीं भी संविधान के एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग किसकी मदद लेते हैं? प्रस्तावना की मदद लेते हैं। ठीक है। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, कहां से होती है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। ठीक है। और इसमें 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रस्तावना में, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रस्तावना में 5 चीजें हैं। इसको हम लोग SSSDR फॉर्मूला के तहत भी पढ़ते हैं। SSSD और R। ठीक है। S फॉर हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड है। क्या है ये? कौन सा वर्ड है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको इंग्लिश में सॉवरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या होता है? समाजवादी, सोशलिस्ट। S फॉर सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं। D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। इस तरह हम लोग संविधान के प्रस्तावना में 5 चीजों को शामिल करते हैं। एक सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। मतलब कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है? इन 5 चीजों पर आधारित है। समझ में आ रहा है? यही शब्द प्रयोग करके पूछा जाता है कि संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो याद करने के लिए कोडिंग वर्ड है SSSD और R। समझ में आ गया? अब जब हमारी संविधान में प्रस्तावना को शामिल कर दिया गया था तो पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 96 में पहली बार संशोधन हुआ। लिख लो, 42वां संविधान। राइट क्वेश्चन। संविधान के प्रस्तावना में पहली बार हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारत में जोड़ा गया था। लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन में 1976 में प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ और संशोधन करके एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये जो वर्ड है अंडरलाइन कर लो। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़े गए? ये पूछता है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और, ठीक है, ये 3 चीजें जोड़ी गई हैं और इसके बाद हमारा प्रस्तावना कंप्लीट होता है। ठीक है। अब बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सॉवरन क्या है, वो सॉवरनिटी क्या है। ठीक है। हम लोग यहां पर आ रहे हैं, समझना पड़ेगा ना हम लोग को कि आखिर प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। बाकी शब्द भी तो प्रयोग किया सकते थे। ठीक है। तो हम लोग सॉवरनिटी शब्द का प्रयोग क्यों? सॉवरनिटी का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नाम से क्या लग रहा है? भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कंट्री या देश बनाता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ही इज अ ओनली डिसीजन मेकर। माने भारत जो चाहेगा वही करेगा। ये इसकी सॉवरनिटी है। इससे पता चलता है कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सबसे शक्तिशाली है। उसको अमेरिका के निर्णय से नहीं चलना है, उसको ब्रिटेन के निर्णय से नहीं चलना है। भारत जो चाहेगा वही करेगा। समझ में आ रहा है? तो भारत तो वही करता है ना जो चाहता है।
इसीलिए भारत देश की पहली विशेषता है सॉवरेनिटी, यानी कि वो क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। समझ में आया। दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी परिकल्पना। ठीक है, भारत में समाजवादी सोच है। समाजवादी सोच का मतलब क्या होता है कि हम सभी लोगों के लिए समान अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है, राइट ऑफ इक्वलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो जाएगा, कोई बहुत गरीब हो जाएगा। हम भारत के लोग ये प्रयास करते हैं कि भारत में सभी लोगों के बीच पूंजी का समान वितरण करें। यही कारण है ना कि भारत ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसने एक हमारा इस सोशलिस्ट यानी समाजवादी से हमारे देश में कल्याणकारी कॉन्सेप्ट आया और भारत लोगों के लिए सोचता है, इसीलिए इसकी विशेषता क्या है कि यह एक समाजवादी देश होगा। समझ में आया। कोई दिक्कत। मैं टर्म को कोइंसाइड कर रहा हूं, मैं टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों ये शब्द हैं इंपॉर्टेंट। तीसरा है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। समझ में आ रहा है। भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म है क्या? है। चीन का राष्ट्रीय धर्म है कि नहीं? सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय धर्म है। पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बोलता है कि नहीं कि मैं एक सेक्युलर कंट्री हूं, धर्मनिरपेक्ष। मतलब यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी लोग, सभी तरह के लोग अपने अधिकारों का पालन करते हुए आसानी से रह सकते हैं। समझ में आया। किसी भी धर्म के प्रति भारत का कोई विशेष रुचि नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। हिंदू को भी उतना ही महत्व मिलेगा जितना मुस्लिम को, जितना क्रिश्चियन को, जितना सिख को। क्लियर। तो ये टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चौथा पॉइंट है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। चौथा पॉइंट डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने एक डिफिनेशन दिया था, हम लोग कई साल पहले पढ़े होंगे। डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया शासन है। यही ना डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिक के द्वारा लोग चुनते हैं। हम लोग भी अपने नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को खुद के वोट से चुनते हैं, खुद के वोट से चुनते हैं। सो दैट, इसीलिए वो व्यक्ति हमारे प्रति जवाबदेह होता है। समझ में आ रहा है। संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। उसको पता है कि आफ्टर 5 ईयर उसको जवाब देने कहां जाना है? आप लोगों के बीच जाना है। क्यों? क्योंकि उसे चुना किसने है? हम लोगों ने चुना है। समझ में आ रहा है। तो भारत की संवैधानिक विशेषता है कि अपने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को, अपने लीडर्स को कौन चुनते हैं? हम लोग खुद चुनते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था। समझ में आ रहा है। एंड आगे है रिपब्लिकन, जिसका नाम है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है। भारत एक रिपब्लिक कंट्री भी है। रिपब्लिक कंट्री कैसे है भारत? क्योंकि भारत में एक पद राष्ट्रपति का भी है, एक पद राष्ट्रपति का भी है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? संसद और विधानसभा। राष्ट्रपति को सिंपल एक वर्ड में बोलते हैं तो राष्ट्रपति को हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है। हम किसको चुनते हैं? हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं, और फिर ये दोनों मिलकर किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कि हमारे अंदर ये भी, हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया है? टेल मी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हम कहां से लिए हैं? बोलो। संविधान के स्रोत पढ़ा है ना? फ्रांस से लिया है हमने। समझ में आ रहा है। यानी कि हम जान रहे हैं कि जो लोग होंगे उनको चुना कैसे जाएगा? चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। अच्छा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिए? संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिए। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? वहां भी हमारी ही तरह लोकसभा और राज्यसभा है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्था यहां पे है। तो ये 5 प्रकार की जो विशेषता है हमारे प्रस्तावना में, सबसे पहला S फॉर सॉवरेनिटी, S फॉर सोशलिस्ट, S फॉर सेक्युलर, D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिकन। और इस तरह से हमारा एक प्रस्तावना का भाषा तैयार होता है। और हमने एक एक्सप्लेन किया कि 42वां संविधान संशोधन में
3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पदनिरपेक्ष एकता और अखंडता। समझ में आ रहा है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें संविधान के 2/3 प्रस्तावों को लगभग चेंज किया गया, कुछ कुछ संशोधन किए गए, जिसके कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रश्न हो तुम लोग से तो तुम लोग के बीच तो पूछ सकते हो, प्रस्तावना का मतलब क्या है, प्रस्तावना समझ में आ गया? प्रस्तावना